Good evening, friends. So today we will take third biological law. Dr. Hammer's medical research is firmly anchored in the science of embryology, taking into account the development of fetus ontogenesis. He discovered that the correlation between the psyche, the brain, and the organs is closely connected to the three embryonic germ layers, that is endoderm, mesoderm, and ectoderm. तो हमने आगे अभी तक यही समझा है कि ये इक्टोडर्म से कंट्रोल्ड है तो इसमें सेल लॉस होता है, और ये एंडोडर्म से कंट्रोल्ड है तो इसमें सेल ग्रोथ होता है। और मेसोडर्म में दोनों तरह के सेल आते हैं, मेसोथेलियल सेल एंड मेसेंचाइमे। मेसोथेलियल में ग्रोथ होता है, मेसेंचाइमे में सेल लॉस होता है। तो ऐसा हम बातें करते हैं। तो अब ये कैसे होता है? तो वो होता है एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन के वजह से ऐसा होता है। और डॉक्टर हैमर ने उसको काफी उसकी जो फॉर्म अंडरस्टैंडिंग थी एम्ब्रियोलॉजी की, उसके बेस पे उन्होंने ये कोरिलेशन किया हुआ है। द थर्ड बायोलॉजिकल लॉज shows that the location of the hammer focus in the brain as well as the cell proliferation or cell loss following the DHS are not accidental. उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि जो हैमर फोकस होता है, यानी कि जो ब्रेन में जहां पर इंपैक्शन होता है, वो कोई ऐसा तुक्का नहीं लगाया उन्होंने, वो एक्सीडेंटल नहीं है। उन्होंने समझा है कि भाई ये तो जहां से उसकी ओरिजिन है उसी लेवल पे उसका कंट्रोल है, इसीलिए वहां पर इंपैक्ट हो रहा है। बट पार्ट ऑफ अ मीनिंगफुल बायोलॉजिकल सिस्टम इनहेरेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये हमारे हर एक के ऑर्गेनिज्म में ये इनहेरेंटली ऐसा मीनिंगफुली ये आया हुआ है। The biological special programs of nature are encoded in every human cell and thus inscribed in the DNA, the carrier of genetic information. तो ये नेचर ने हमारे ये ह्यूमन सेल में एनकोड किया हुआ है इस बायोलॉजिकल सिस्टम को, और ये डीएनए में है हमारे, और हम इस जीनेटिक इंफॉर्मेशन के कैरियर है। वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला, उनको उनके पेरेंट्स से मिला, उनको उनके पेरेंट्स से, ये पीछे से चला आ रहा है बराबर, ये एसबीएस प्रोग्राम। और आदि मानव को कहाँ से मिला? एनिमल से मिला, बंदर से मिला। उसको कहाँ से? उसके पिछली प्रोजेनी से मिला। ऐसे पीछे पीछे जाएंगे तो काफी हमें डार्विन का इवोल्यूशनरी स्टेजेस हमें मिलेंगे। Through analyzing and comparing thousands of brain scans, Dr. Hammer found that organs originating from the same embryonic germ layer are controlled from the same part of the brain. जिस पार्ट से ऑर्गन ओरिजिन हुआ और जिस पार्ट से ब्रेन बना, तो दोनों के इस ऑर्गन का कंट्रोल उसी ब्रेन में होगा जहां जिस जर्म लेयर से दोनों ओरिजिन हुए हैं। इक्टोडर्म से जो बना है उसका कंट्रोल इक्टोडर्म से बनने वाले इक्टोडर्मल लेयर से बनने वाले सेरेब्रम में है। जिसका कंट्रोल जिसका ओरिजिन मेसोडर्म से हुआ, स्पेशली मेसोथेलियम, तो उसका कंट्रोल सेरेबेलम में है। और जिसका ओरिजिन एंडोडर्म से हुआ उसका कंट्रोल ब्रेन स्टेम में है। बराबर, ये हमने बात कर ली। बराबर, एंडोडर्म से जो ओरिजिन होता है वो सब ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है। बराबर, यानी कि गट लाइनिंग, और गट से ही उद्भव हुआ है लंग्स का। लंग बर्ड एम्ब्रियोलॉजी अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें आता है लंग बर्ड ओरिजिन होता है ट्यूब में से, गट ट्यूब में से। तो वो सब उसका उसका कंट्रोल सेंटर है ब्रेन स्टेम में। और कुछ यहाँ एंडोडर्मल जो सेल्स होते हैं बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में फैले हुए हैं उससे डिवाइड होके। तो वैसे अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग सेल इकट्ठा होके ऑर्गन बने। तो जैसे लीवर ले ले तो लीवर में एंडोडर्मल सेल भी है, मेसोथेलियल सेल भी है और इक्टोडर्मल सेल भी है। तो उसके हिसाब से हमें समझना है कि ये ऑर्गन कैसे खराब हुआ, उसके कौन से सेल खराब हुए उससे पता चलेगा।
उसका कॉन्फ्लिक्ट भी चेंज हो जाएगा। ऑल ऑर्गन्स डिराइव फ्रॉम द ओल्ड मेसोडर्म, बराबर, यानी कि सेरेबेलम। ओल्ड मेसोडर्म यानी मीजोथेलियम, बराबर। डॉक्टर विजय कर्क की जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से मीजोथेलियम कहते हैं ओल्ड मेसोडर्म को। तो उनसे जो ऑर्गन बने उनका कंट्रोल है सेरेबेलम में। फिर जो भी ऑर्गन मिजेनचाइमे, बराबर, यानी कि न्यू मेसोडर्म से बने, यानी कि बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, ये सब का कंट्रोल सेरेब्रल मीड्यूला में है। एंड लेटेस्ट ओरिजिन जो जर्मिनल लेयर है वो है इक्टोडर्म, वो सबसे बाद में आया। उसका कंट्रोल सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है, क्योंकि वो सबसे बाहरी ब्रेन है और ये भी सबसे बाहरी शरीर की रचना है, यानी कि स्किन, बराबर, इपिथेलियल लेयर्स, ये सब इक्टोडर्म ओरिजिन है। Some organs, notably the colon, originate only from the embryonic germ layer. अब कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही लेयर से बनते हैं, जैसे कॉलन, तो वो एंडोडर्म से ही बनता है। तो उसका कंट्रोल स्पेशली ब्रेन स्टेम में लिमिटेड होगा। Others, such as kidneys, are made up of tissues that derive from all three germinal layers. जैसे हमने समझा वैसे ही, over time the tissues merged for functional purposes. धीरे धीरे क्या हुआ, over time ये सब tissues इकट्ठा हो गए और एक दूसरे के फंक्शन को बेहतर करने के लिए, and formed one organ or organ system like reproductive system, digestive system, renal system, respiratory system, circulatory system. तो ओवर टाइम क्या हुआ, पहले अलग अलग ऑर्गन काम करते थे, अब इकट्ठे ऑर्गन बन के एक सिस्टम का काम कर रहे हैं ताकि फंक्शन और बेहतर तरीके से हो जाए। This explains why parts of one organ have their control centers in different areas of the organ. इसीलिए हम समझ सकते हैं कि एक ही ऑर्गन के अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग जगह से, ब्रेन के अलग अलग एरिया से उसका कंट्रोल है। In the body, the organs of the same germinal layer origin, for instance, the larynx, cervix, coronary veins, rectum, and bladder, are not always grouped together. बॉडी में जो सेम जर्म लेयर से जो ऑर्गन बने, जैसे सर्विक्स, लैरिंग्स, कोरोनरी वेन्स, रेक्टम, ब्लैडर, ये सब ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पे है। उसका काम के हिसाब से वो, उसकी अपनी बॉडी में क्या हुआ, उसके काम के हिसाब से वो अपनी जगह पे चले गए, लेकिन उसका कंट्रोल तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही है। In the brain, however, their control centers are positioned side by side in perfect order. लेकिन ब्रेन में उसका जो कंट्रोल सेंटर की जगह है वो उसी परफेक्ट ऑर्डर में है, जिस परफेक्ट ऑर्डर में वो अपनी पोजीशन बॉडी में लेके गए, उसी हिसाब से ब्रेन के स्ट्रक्चर में उसका कंट्रोल सेंटर आ गया। तो सब कुछ वाइजे वर्जा चल रहा है, वो एक से दूसरे के साथ तालमेल में चल रहा है। Endoderm. The endoderm is oldest germ layer. Organs that derive from endoderm, such as the lungs, organs of the alimentary canal, uterus, prostate, correlate therefore to the oldest biological conflicts. तो ये सब ऑर्गन जो एंडोडर्म से ओरिजिन होते हैं, जैसे कि लंग्स, ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल यानी कि जीआईटी, यूट्रस, प्रोस्टेट, ये सब ओल्ड ब्रेन से कंट्रोल्ड होता है, इसीलिए उसके कॉन्फ्लिक्ट्स भी उसके रिलेटेड हो गए। जैसे लंग्स का काम है ब्रीदिंग का, बराबर, ऑक्सीजन की आपले करने का, तो इसीलिए उसका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो उसी तरीके से होगा जैसे मैं मर जाऊंगा, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब सब मर जाते हैं, तो डेथ फ्राइट कॉन्फ्लिक्ट उसका आ जाएगा। फूड मॉर्सल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जीएटी का फूड मॉर्सल हो जाएगा। रिप्रोडक्शन का काम है तो उसके हिसाब से प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट यूट्रस एंड प्रोस्टेट में आ जाएगा। Biological special programs are controlled from the brainstem, the oldest part of the brain. जो एंडोडर्म का जो ये सब प्रोग्राम्स है वो सब ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है, यानी कि जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे तो ब्रेन स्टेम सेंसिटिव हो जाएगा और वो काम करने लगेगा, और तब पूरी पूरी जो कॉन्शियसनेस होगी हमारी, वो उसको हासिल करने में, सर्वाइवल के इश्यू में लगी होगी।
तो तब हमारा ना इंटेलेक्ट यूज होगा, ना हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग उसमें अप्लाई होगी। बस हम भागेंगे जो भी हमारी सर्वाइवल की बात है उसको क्लियर करने के लिए। एंडोडर्मल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल सिलेंडर एपिथेलियम। सभी एंडोडर्मल टिश्यूज जो भी यहाँ बताए, बराबर, चाहे एलिमेंट्री कैनाल हो, लंग्स हो, यूट्रस हो, प्रोस्टेट हो, उन सब के एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, वो इंटेस्टाइनल सिलेंडर एपिथेलियम से आते हैं। In the event of a biological conflict, the related organ generates during the conflict active phase cell proliferation in order to facilitate a conflict resolution. अब जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, इन सब का बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट अपने अपने इस फंक्शन के हिसाब से जब भी ऐसी इवेंट बनेगी जिसमें उसकी ये फंक्शन की गड़बड़ी महसूस हो, पेशेंट परसीव करे कि भाई अब मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो ये मोर्सल मुझे नहीं मिलेगा, तो बराबर मोर्सल को क्या कहते हैं, निवाला कहते हैं, ये निवाला मुझे नहीं मिला, तो ऐसी 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 इवेंट, कोई भी इवेंट बनी उसमें से पेशेंट ने ऐसा परसीव किया, तो ऐसा परसीव किया तो साइकी में ही आया, साइकी ने ब्रेन को दिया, ब्रेन ने बॉडी को स्टिमुलेट कर दिया। तो जब भी ऐसा होगा तो उस कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में ये सब ऑर्गन में क्या होगा, पहले सेल प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी ताकि जल्द से जल्द उसकी रिजोल्यूशन की जाए। बॉडी क्या करती है, फैसिलिटेट करती है साइकी को रिजोल्व करने के लिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट साइकी में है, बॉडी में तो बॉडी ने तो उसको रिस्पॉन्ड किया, बराबर। पहले बॉडी ने फील किया, जैसे हमारी सेंसेस कहाँ पर है, बॉडी में है, आंखों ने देखा, कानों ने सुना, हमारी नोज ने कुछ स्मेल किया, जीभ ने कुछ टेस्ट किया, हमारी स्किन ने कुछ टच से सेंसेशन लिया। तो इन सब से ही हम फील करते हैं, ये सेंसेस से हम फील करते हैं, और फीलिंग ने साइकी को कुछ गलत परसेप्शन दे दी। तो कैसे बात बनी, पहले हमारे सेंसेस ने कुछ इंफॉर्मेशन डाली ऊपर तक, और ब्रेन में जाके जो लिम्बिक सिस्टम है उसने वहां पर कुछ ऐसी फीलिंग जोड़ दी जो फॉल्स है, और उसकी वजह से हमारी साइकी उसको पहचान नहीं पा रही, हमारी जो लेटेस्ट ब्रेन है, जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है, उसको समझ नहीं पा रही है, और सीधा सीधा रिएक्शन लिम्बिक सिस्टम से रिवर्स हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी की रचना है, ऐसे काम करती है ये, बराबर। तो इसीलिए हैमर सर कहते हैं कि भाई साइकी में प्रॉब्लम हुआ फिर ब्रेन में आया, लेकिन वो कैसे होता है, पहले बॉडी ने सेंस किया, उसने इंफॉर्मेशन डाली ब्रेन में, और ब्रेन में से फिर वापस रिएक्शन आ गया, कहाँ से, लिम्बिक सिस्टम से, फाइट एंड फ्लाइट में रिएक्शन आ गया, और रिएक्शन आता है तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में पहले सेल प्रोलिफरेशन होता है, बिकॉज इट इज एंडोडर्मल टिश्यू, और एंडोडर्मल टिश्यू का माइटोसिस बार बार होता रहता है। And in the healing phase, the additional cells that are no longer required are removed with the help of fungi and tubercular bacteria. तो ये फोर्थ बायोलॉजिकल लॉ में आता है, बैक्टीरिया एंड वायरस की थियरी। हमको अभी ये समझना है कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में जो एंडोडर्मल सेल्स होंगे उसमें पहले सेल बढ़ेंगे ताकि जल्द से जल्द, जैसे मुझे ऑक्सीजन नहीं मिला है तो फिर मैं क्या होगा कि भाई मेरी एल्वियोलाई को बढ़ना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ताकि मैं ऑक्सीजन इनफ ले सकूं। इसीलिए लंग में ऑटोमेटिक माइटोटिक डिवीजन चालू हो जाएगा, एल्वियोलाई बढ़ेगी, लेकिन वो पहले तकलीफ नहीं देगी। क्यों? क्योंकि तब तो हम फाइट और फ्लाइट में होते, इसलिए हमें उसकी जरूरत है, तो हमें वो पेन नहीं देगी, हमें कोई भी नुकसान नहीं करती है, तब हमें अच्छा महसूस होता है उसके साथ। लेकिन जब हमारी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाए तो वो सेल जो बड़े हैं उसको नष्ट करना चाहिए, तो उसके लिए फिर वहां पर टीबी बैक्टीरिया या फंगाई आती है और वो उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। तो मोटी मोटी सी यही बात है, बराबर। वैसे मीजोडम, द मीजोडम इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ओल्डर मीजोडम एंड न्यूअर मीजोडम, यंगर मीजोडम।
Organs that derive from the old mesoderm, such as the corium skin beneath the epidermis, as well as the pleura, peritoneum, and pericardium, covering the vital organs, are preliminary responsible for protection. तो ये जो भी ओल्ड मेसोडर्म से जो ऑर्गन बने वो क्या है, कोरियम स्किन के अंदर का पार्ट है जो वाइटल ऑर्गन्स की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है. तो वैसा है प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम. એક કાર્યક્રમ ચડિયાતો છે અને અંતમાં નાસ્તાની પણ વ્યવસ્થા છે, તો અમારી લાગણી છે કે આપ નાસ્તો. The main conflict theme relates therefore to attack conflicts. इसीलिए इसमें अटैक कॉन्फ्लिक्ट पहले वो ओल्ड मेसोडर्म से होता है. Are you getting my voice? Yes, sir. तो जो ये उसका जो मेन कॉन्फ्लिक्ट थीम होगा उसी के हिसाब से होगा. वो प्रोटेक्शन के लिए है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा अटैक कॉन्फ्लिक्ट. बराबर, जैसे मैंने समझाया था हेयर फॉलिंग में. तो आप कोई भी ऑर्गन के कॉन्फ्लिक्ट आप अपने आप से जान पाएंगे जब आप इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, हैमर की अंडरस्टैंडिंग को, कि उसने कैसे ये समझा. तो उन्होंने ये समझा कि उसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है ऑर्गन का, तो उसके हिसाब से उसका कॉन्फ्लिक्ट भी आपको समझ में आ जाएगा. The biological special programs are controlled from the cerebellum, और इसका जो कंट्रोल है वो cerebellum में है. In the event of a biological conflict, और जब भी इसके रिलेटेड कोई भी इवेंट बनेगी जिसमें पर्सन ने ऐसा परसीव किया कि ये मेरी सर्वाइवल के लिए थ्रेट है, तो क्या होगा, द रिलेटेड ऑर्गन यानी कि प्लूरा, पेरिटोनियम या पेरिकार्डियम जनरेट्स, यानी कि ये बढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन की अब जरूरत है फाइट एंड फ्लाइट में. क्योंकि पर्सन ये फील कर रहा है कि ये मुझे नुकसान करेगा, मेरे ऊपर अटैक करेगा. या फिर कैसे हो सकता है कहीं फिर से ना अटैक आ जाए, तो उसके लिए भी हम पहले से तैयार होने की कोशिश करते ऑन द लेवल ऑफ साइकी. तो इसीलिए बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसी हिसाब से कि द रिलेटेड ऑर्गन जनरेट्स यानी कि प्रोलिफरेट होते हैं ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, सेल प्रोलिफरेशन इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ताकि कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाए कि भाई अटैक होगा तो भी अब मेरी जो प्लूरा है वो काफी हार्ड हो गई है क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हुआ है, तो उसके हिसाब से अब मुझे कोई चिंता नहीं है. ऐसी बात हम हाउस क्यों पक्का बनाते, ताकि हमें शांति मिल सके, सेफ्टी महसूस हो. हम शेल्टर क्यों बनाते, सेफ्टी के लिए. तो ऐसी ही बात है अटैक कॉन्फ्लिक्ट. इन द हीलिंग फेज द एडिशनल सेल्स दैट आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड आर removed with the help of fungi and bacteria, that is in the fourth biological law. Organs that derive from new mesoderm यानी कि यंगर, जो नया mesoderm बन के आया उससे जो भी ऑर्गन बनते हैं उसकी बात है. गिव स्टेबिलिटी टू द बॉडी, और वो ऑर्गन जो ओल्डर mesoderm है उसने क्या किया, उसने प्रोटेक्शन दी, और प्रोटेक्शन देने में क्या हुआ कि वो ऑर्गन अब उसकी स्टेबिलिटी खराब हो गई, तो उसको स्टेबल करने के लिए, अपनी पोजीशन में उसको रखने के लिए मेसोडर्म में से एक नया मेसोडर्म बना और उसने बॉडी को स्टेबिलिटी देना चालू किया, जैसे स्ट्राइटेड मसल्स, बराबर, स्केलेटल मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, कनेक्टिव टिश्यूज, ये सब न्यू मेसोडर्म से आते, उसमें से इवॉल्व हुए. एंड अलाउ मोबिलिटी, और ये सब इकट्ठा मिलके हमारा स्ट्रक्चर की आइडेंटिटी बनाते हैं, वैल्यू देते हैं हमारी बॉडी को, और हमें मोबाइल रखते हैं. तो इन सब के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा सेल्फ डिवेल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट. द लिम्फेटिक सिस्टम एंड द ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट द हार्ट वेसल्स ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द न्यू मेसोडर्म, और इन सबको लंबी लंबी वेसल्स चाहिए. क्यों? क्योंकि अब तो ये स्ट्रक्चर लंबा हो गया,
तो इसको दूर दूर तक ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन देने के लिए एक अलग से वेसल्स की जरूरत थी, तो वो भी सब यंगर मीजोडम यानी कि न्यू मीजोडम से आए, और उसका कंट्रोल भी सेरेब्रल मीडियोला में है। The main conflict theme related to the new mesodermal tissues are self-devolution conflicts. इसीलिए lymphatic system, artery vessels, बराबर peripheral arterial disease, peripheral vascular diseases, या फिर anastomosis of vessels, बराबर lymphatic system का भी कोई भी डिजीज हो, तो वो सब उन सब में हमें क्या देखना है, सेल्फ डिवेल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट। और उसके साथ साथ जब जब ये ब्लड की भी प्रॉब्लम आए, स्पेशली ब्लड सेल्स इटसेल्फ, तो वहां पर जो यू कैन हील योर लाइफ बुक है, लुइस है, उसमें वो क्या कहते हैं, वो लव का पार्ट होता है। तो ब्लड सेल्स की जब तकलीफ हो तो सेल्फ डिवेल्यूशन के साथ लव को देखना है कि भाई कहाँ लव न मिला और उसकी वैल्यू कम हो गई या खत्म हो गई, ऐसे देखना है पेशेंट को। तो बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोग्राम्स आर कंट्रोल फ्रॉम द सेरेब्रल मीडियोला। इन द इवेंट ऑफ बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, और जो न्यू मीजोडम है उसमें उसके रिलेटेड कोई भी सिचुएशन क्रिएट होगी, इवेंट बनेगा, तो उस इवेंट में द रिलेटेड ऑर्गन जनरेट्स ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज सेल लॉस। वो क्या जनरेट करेगी, सेल लॉस यानी कि नेक्रोसिस होगा। इसीलिए इन सब ऑर्गन में पहले हमारे पास जो पेशेंट लेके आता है नेक्रोसिस लेके आता है। एज फॉर एग्जांपल एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन्स, तो उसमें क्या होता है, उसमें नेक्रोसिस लेके आता है लेकिन तब उसको पेन नहीं होता है, बराबर, और वो लेके आता है। और कब पेन आता है, जब वो नेक्रोसिस की हीलिंग के लिए वहां पर स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लामेशन हो, तब वो पेन लेके आता है हमारे पास, और तब डायग्नोसिस होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन्स। तब तक वो डायग्नोसिस नहीं हो पाता, पैर छोटा हो जाए तो फिर वो डायग्नोसिस करवाने आता है कि भाई ये मेरा पैर छोटा क्यों हो रहा है। वरना कब आएगा, नेक्रोसिस के साथ स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन दोनों होगा तब वो आएगा। तब हमें ये समझना है कि वो काम किस में आ गया, अब PCL A में है, हीलिंग फेज में है। द टिश्यू लॉस इज रिस्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और उसमें बैक्टीरिया से वो टिश्यू लॉस की भरपाई होगी। जो नेक्रोटाइज्ड सेल्स होंगे उसको बैक्टीरिया रिमूव करेंगे और वहां पे हेल्दी ग्रेन्युलेशन करेंगे। दिस इज फोर्थ बायोलॉजिकल लॉ। ऑल द न्यू, अब जो ये इसको सरप्लस ग्रुप कहते हैं, बराबर, जो यंगर मीजोडम यानी कि न्यू मीजोडम से जो भी टिश्यूज आते हैं उसको सरप्लस ग्रुप बोला जाता है। क्यों, क्योंकि एक मीजोडम के ऊपर का मीजोडम सरप्लस, तो उन सब में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द SBS एक बायोलॉजिकल पर्पस छुपा रहता है। हीलिंग फेज के बाद में एक बायोलॉजिकल पर्पस ये आता है कि जो भी ऑर्गन जिसमें ये प्रोसेस हुई वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जैसे बॉन्ड टूटे तो अब वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, जिससे जिससे वो इंडिविजुअल बेटर प्रिपेयर रहे कि आगे ऐसा बार वापस कोई इवेंट होगी तो उसमें बार बार बॉन्ड टूटे ना, पर मसल्स और स्ट्रांग हो जाएंगे ताकि मसल्स फिर से बिगड़े ना। नाउ इक्टोडर्म। The ectoderm covers the endodermal submucosa of most organs and lines the ducts within an organ. For example, the bile ducts, pancreatic ducts and milk ducts. तो इक्टोडर्मल ऑर्गन है, उसमें सभी प्रकार के ऑर्गन की सब म्यूकोजल लेयर है, एंड लाइंस द डक्ट्स विद इन द ऑर्गन। और ऑर्गन में अगर कोई डक्ट है, जैसे मेमोरी ग्लैंड है तो उसमें मेमोरी डक्ट है, पैंक्रियाज है तो उसमें पैंक्रियाटिक डक्ट है, गोल ब्लेडर है तो उसमें बाइल डक्ट है, फिर थायराइड है तो उसमें थायराइड डक्ट है। तो ये सब डक्ट्स में की जो लाइनिंग होती है वो इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। इट ऑल्सो लाइन्स द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। सर्वाइकल जो लाइनिंग होती है वो भी इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है।
ब्रोंकियल की लाइनिंग भी इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ब्रोंकियल ट्यूब्स, हार्ट वेसल्स forms the epithelial and forms the epithelial layer of the epidermis। ये सब की लाइनिंग एंड epithelial layer of dermis, epidermis, वो सब हार्ट वेसल्स की लाइनिंग, ये सब इक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं। इसीलिए हार्ट वेसल्स का कंट्रोल इक्टोडर्म में है, स्पेशली टेम्पोरल लोब। Organs that derive from the ectoderm correlate to more advanced conflicts। जो भी इक्टोडर्मल ओरिजिन ऑर्गन होंगे उन सब में एडवांस कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, यानी कि जो ह्यूमन फील कर सके उस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स। प्राइमरीली थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स कंसर्न विद सोशल कॉन्टेक्स्ट, बराबर, जिसमें प्राइमरीली कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा, जिसमें सोशल कॉन्टेक्ट की बात हो, वैसे कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन के होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ने सोसाइटी बनाई है, एनिमल्स की सोसाइटी नहीं होती है। वो तो भटकते रहते हैं। सिर्फ ह्यूमन्स ही ऐसे मैमल्स है जो सोसाइटी में रहते हैं, एक गैदरिंग्स में रहते हैं, एक नॉर्म्स एंड फॉर्म्स में चलते हैं अपनी लाइफ में। तो उसमें मोर एडवांस्ड ब्रेन है, इंटेलिजेंट ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है। तो उसके हिसाब से ये सब ऑर्गन की जो कॉन्फ्लिक्ट थीम होगी वो भी काफी एडवांस है, उसको समझना आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंटेलेक्चुअली फिर उसमें गवर्न हो जाता है। जैसे सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो इंटेलिजेंस है वो हमारे हर एक सेल में वो बसी हुई है। वो इंटेलिजेंटली वो उसकी ये फीलिंग को फील करके आंखों ने, कान ने, नाक ने, जीभ ने, स्किन ने, सब फील करके हमारी ब्रेन में पहुंचाया है इंफॉर्मेशन, और वहां से कैलकुलेट होके उस हमारे ऊपर के सीपीयू में प्रोसेस होके वो वापस रिएक्शन देती है। पहली बार जब होगा तब वो ऊपर जाएगा, हम सोचेंगे, काफी थॉट्स क्रिएट होगा, फिर उसकी एक हल निकालेंगे, फिर हम क्या सोचते हैं कि वापस ऐसा ना हो, उसके लिए हम तैयारी करते हैं। तो उसमें फिर वो हमारा कैसा ट्रैक बन जाएगा, हार्ड वायर ट्रैक बनेगा, और हार्ड वायर ट्रैक बनेगा तो वो फिर बाद में हमें डिसीजन उस अवस्था में डिसीजन लेने की जरूरत नहीं रहती, वो हमारी अमाइक डाला से ही रिवर्स हो जाता है। हमारी लिम्बिक सिस्टम से ही वो डिसीजन जो हमने पहले तय किया था वही डिसीजन लेते रहते हैं। हम हमारी पास्ट को दोहराते रहते हैं। इसीलिए इसीलिए ये सब जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स होते हैं उसने क्या कहा, वो सब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप प्रेजेंट में जियो। हम हमारे पास्ट के बेस पर हमारा प्रेजेंट का डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि वो फिर हमारी फॉल्स परसेप्शन हो जाएगी, फॉल्स बिलीफ हो जाएगी कि पहले ऐसा हुआ था तब मैंने ये किया था तो अच्छा हो गया था, अब वापस ऐसा हुआ तो वापस मैं वो करूं। लेकिन वो जो वापस हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि पहली बार का डिसीजन शायद ठीक से नहीं लिया। तो लाइफ हमें और उसमें बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल पार्ट है। तो इन सब के बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोग्राम होंगे, वो कहाँ से कंट्रोल होंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, क्योंकि वो सब इक्टोडर्मल ओरिजिन है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी इक्टोडर्म का ही पार्ट है। Ectodermal tissues consist of squamous epithelium in the event of a biological conflict। इसलिए जो भी इक्टोडर्मल टिश्यू होगे उसमें जो कैंसर आएगा वो आएगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आएगा। In the event of a biological conflict, the related organ generates during the conflict active phase cell loss ulceration in order to facilitate a conflict resolution। कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए वहां पर पहले सेल लॉस होगा। तो जैसे माउथ सब म्यूकोजा, सबको पता है माउथ सब म्यूकोजा में क्या होता है, एपिथेलियल लेयर होता है, जिसमें हमें बार बार जो पेशेंट को बार बार अल्सर होते हैं वो कहाँ होते हैं, उसके इक्टोडर्मल लेयर में, माउथ सब म्यूकोजा में होते हैं। ऐसा क्यों होता है, उस अल्सरेशन का कारण होता है, माउथ का काम है मॉर्सल को अंदर लेना। तो जब हम कोई मॉर्सल ले नहीं पाते या निकाल नहीं पाते
तो उसके हिसाब से उसकी सब म्यूकोजा में अल्सर होते हैं। सेपरेशन फ्रॉम द मॉर्सल, बराबर, वहां पर सेपरेशन का भाव आएगा, बराबर, कि मैं अपने मॉर्सल से सेपरेट हो गया। अब वो मॉर्सल कुछ भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, सैलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बराबर, रिलेशंस हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई हमारी मोबाइल हो सकता है, कुछ भी पर्सन किस, अब वो फिर सेकेंडरी हो जाएगा। हमें उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए सब समझना जरूरी है, फिर वहां उसका भाव क्या है वो होम्योपैथी का पार्ट आ जाता है, बराबर। मैं बार बार आपको यही इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि हैमर हमें केस टेकिंग में इम्प्रूव करवा रही है, लेकिन फिर बाद की अंडरस्टैंडिंग उसके बियॉन्ड की बात है। In the healing phase, the tissue loss is restored with the help of bacteria, बराबर। ये फोर्थ बायोलॉजिकल लॉ में हम देख